नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम इन्फो और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। काफ़ी लोगों को आरबीआई ग्रेड बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउट होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना चाहिए, ये सब की जानकारी A to Z मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी की पोस्ट के लिए एज लिमिट मिनिमम 21 साल होता है, मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है। और ये एज काउंट करने की डेट कहाँ से होती है, तो जब ये नोटिफिकेशन आता है तब उस नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट मेंशन रहती है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपको एज चेक करना है कि आपका मिनिमम 21 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम 30 ईयर्स हो रहा है कि नहीं। अब काफ़ी लोग ये डाउट भी करते हैं कि सर 1-2 दिन बाकी है तो क्या चल जाएगा 21 साल होने में, तो नहीं चलेगा। आप ये चीज़ समझ लो कि उस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए, या फिर 21 से 30 के बीच में, या फिर 30 ईयर्स के होने चाहिए। 30 ईयर्स से एक दिन भी ज़्यादा नहीं चलेगा और 21 ईयर्स से एक दिन भी कम नहीं चलेगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो लोग 30 की बजाय 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और यदि आप MPhil कर रहे हो तो आपके लिए 32 साल एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, और अगर आप PhD कर रहे हो तो आपके लिए 34 साल है अपर एज लिमिट, तो ये चीज़ ध्यान में रखेगा। और भी कई सारे एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि एक्स एम्प्लॉय को लेके, एक्स सर्विसमैन को लेके, बैंकिंग को लेके, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो इस स्क्रीन पे कि आपको अदर एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पे मेंशन है। अब ये नोटिफिकेशन मैं आपको जनवरी 2021 का दिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा डेट जनवरी 2021, बट जब भी 22 का नोटिफिकेशन आएगा या फर्दर अपकमिंग ईयर्स का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वहाँ की कट ऑफ डेट मेंशन रहेगी, तो आपको कैलकुलेशन उस डेट से करना है, ना कि यहाँ पे डिस्प्ले करी गई। ठीक है, चलिए और भी कई सारे एज रिलैक्सेशन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं ग्रेड बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हमें एज तो पता चल गई कि 21 से 30 साल का चाहिए, और अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन में क्या चाहिए। तो एजुकेशन आपका कोई भी स्ट्रीम से हो, बट आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप SC/ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 50% चलेगा, बाकी सभी के लिए 60% मिनिमम होना चाहिए। अब ये 60% भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर्स लिखा है, बट इसके लिए एक और एक्सेप्शन है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत। अब यहाँ पे और करके लिखा है, और करके लिखा है मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसी के इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और 55% मार्क्स के साथ है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास ग्रेजुएशन 60% मार्क है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रीम का कोई बैरियर नहीं है, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी देख लेना कि अगर आपने 12th के बाद कोई 3 साल का ऐसा ड्यूरेशन का कोर्स किया है जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट आता है गवर्नमेंट के अनुसार, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने मेंबरशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल एग्जाम, भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने परसेंटेज में ही दिया है तो आपको वही लेना है और सारे सेमेस्टर का काउंट करना है। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने CGPA दिया है, OGPA दिया है, CPI दिया है और उसको कैलकुलेट करने की फॉर्मूला भी प्रोवाइड की है, तो वो फॉर्मूला सेम विल बी एक्सेप्टेड, यानी आरबीआई वो फॉर्मूला सेम एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। बट अगर उन्होंने CGPA, OGPA, CPI दिया है बट फॉर्मूला नहीं दिया है, तो आपको ये कंसिडरेशन करना है कि 6.75 तो आपका 60%, 6.25 तो 55% और 5.75 तो 50%। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंटू 10 करके बता रही है, यानी 6.75 का इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 67.5, तो आप अगेन परसेंटेज में आ जाते हो।
बट आपकी यूनिवर्सिटी ने वो डिफाइन किया होना चाहिए, पेपर पे होना चाहिए, रफली नहीं होना चाहिए, तभी ये लोग ये कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आपको इस टेबल के अनुसार जाना पड़ेगा। और अगर आपको परसेंटेज में ही दिया है तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं। देखो आरबीआई ऐसा नहीं कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो जनरल कैटेगरी वालों यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए मैक्सिमम 6 टाइम है फेज़ 1 की एग्जामिनेशन। यानी आपने पहली एग्ज़ाम में 6 टाइम दे चुके हो तो आप अब दे नहीं पाओगे, यानी आपके पास 6 अटेम्प्ट ही होते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आप अन्य कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई अटेम्प्ट क्राइटेरिया नहीं है, आप जब तक एलिजिबल हो तब तक उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहे तो अपने स्टेप्स टुवर्ड्स ले पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ।